और उसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हमारे जिन्होंने बाद में भी हमें फीडबैक दिए हैं, और उसी को देखते हुए हमने दूसरा संस्करण आज ये हम आयोजित कर रहे हैं। और इसमें जो हमारी कीनोट स्पीकर हैं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल, आप चंडीगढ़ में रहती हैं और हरियाणा शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं और अप्रूव्ड ट्रेनर हैं आप सेबी और नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन के पैनल पर हैं। 2017-18 और 2016-17 में आपको बेस्ट रिसोर्स पर्सन का अवार्ड मिला है सेबी की तरफ से। इसके अलावा 2018 में माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश ने आपको अवार्ड दिया है क्राइसिल की तरफ से, जो इंडिविजुअल कैटेगरी में फाइनेंशियल लीडरशिप अवार्ड आपको मिला है। आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस फाइनेंशियल एजुकेशन से संबंधित किए हैं और बहुत सारे रिसर्च पब्लिकेशंस इस विषय पर आपके हैं। 2 रिसर्च प्रोजेक्ट भी आपने भारत सरकार की ओर से इस फाइनेंशियल कंसल्टेंसी और एजुकेशन पर पूर्ण किए हैं। इसके अतिरिक्त समाज सेवा से आप जुड़ी हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप और जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं और युवा हैं उनके प्रशिक्षण के लिए आपने समय समय पर बहुत सारे कैंप लगाए हैं और अपने व्यस्त दिनचर्या से आपने समय निकाला और आज के इस वेबिनार में आप सम्मिलित हुई। इसके लिए हम आपका स्वागत, आपका अभिनंदन करते हैं। वेलकम मैम। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के वेबिनार के जो मुख्य अतिथि हैं प्रदीप जी, आप बैंक अधिकारी रहे हैं और अब सेवा निवृत्त हैं, लेकिन जो आपकी व्यस्तता है वो बैंकिंग सेवा से मुक्त होने के बाद वो बहुत ज्यादा है और विभिन्न दायित्वों को आप निभाते हुए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में अभी राष्ट्रीय मुख्य मार्ग प्रमुख हैं हरियाणा में। बहुत सारी एक्टिविटीज जो आपने अपने नेतृत्व में जो क्षमता आपने दी है अपने क्षेत्र में, उससे बहुत ही लोग प्रभावित हैं और मैं जितनी बार मैं मिला हूँ बहुत ही सरल और सिंपल व्यक्तित्व के आदमी हैं और बहुत ही दृढ़ निश्चय, एक बात को जो समझकर और नब्ज पहचान कर बात करने की जो उनकी शैली है, और हमें उम्मीद है कि आज उनके आशीर्वचन हमें मिलेंगे इस वेबिनार के अंत में, तो बहुत ही लाभ होगा हमारे प्रतिभागियों को भी। आपका भी सर स्वागत है आज के इस वेबिनार में। धन्यवाद, धन्यवाद। इसके अतिरिक्त मैं देख रहा हूं कि प्रोफेसर हरिदत्त जी जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सभी। तो नमस्ते जी। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार। इस वेबिनार में जो हमारे मुख्य बातें रहेंगी, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इस वेबिनार के, उसके बारे में ब्रोशर में हमने थोड़ा सा जो बात लिखी है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अभी त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और बहुत सारी एडवर्टीजमेंट आप देखते होंगे टीवी पर, हमारे युवा साथी देखते होंगे, और उसको देखकर एक लुभावने जो आकर्षक विज्ञापन आ रहे हैं कि 1 के साथ 2 फ्री और 2 के साथ 3 फ्री, और इतने आकर्षक ढंग से वो चीजें प्रस्तुत की जाती हैं कि हम जहां जरूरत ना हो वहां भी हम उन चीजों को खरीद लेते हैं। इसको कहते हैं इंपल्स बाइंग। तो आज की जो वेबिनार है उसका एक ऑब्जेक्टिव इंपल्स बाइंग भी रहेगा। उसके अतिरिक्त डिजिटल इंडिया और कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है और कोविड की वजह से, कोविड के कारण जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उसको बहुत जबरदस्त बूस्ट मिला है। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे फ्रॉड्स भी हुए हैं, डिजिटल फ्रॉड्स भी हुए हैं, जिसको हमें बहुत सावधानी से जब भी हम डिजिटल ट्रांजैक्शन करें तो उनको ध्यान में रखें। तो किस तरह से हम बच सकते हैं ये भी हमारी जो कीनोट स्पीकर हैं इसके बारे में बताएंगे। जितने भी हम वेबसाइट्स हैं, जितने भी हम ईमेल्स हैं, जितने भी हमारे ऑनलाइन अकाउंट हैं, उनके पासवर्ड्स होते हैं। तो मल्टीपल पासवर्ड होने की वजह से हम कई बार क्या करते हैं कि उनको सेव कर देते हैं
ऑनलाइन ही, लैपटॉप पर ही या अपने डेस्कटॉप पर ही, तो उससे थेफ्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और उससे हमारी जो जुड़ी हुई जानकारी है वो बड़ी आसानी से चुरा ली जाती है। तो थेफ्ट प्रोटेक्शन को कैसे बचाया जाए? हमारे जो युवा साथी हैं, बहुत सारे युवा साथी अपने प्रदेश से बाहर, अपने देश से बाहर पढ़ने की इच्छा रखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फीस होती है बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में। तो एजुकेशन लोन हम ले सकते हैं, लेकिन एजुकेशन लोन लेते हुए क्या क्या सावधानी बरती जाए, उस पे हमारे कीनोट स्पीकर बताएंगे। जो हमारे यूथ हैं, युवा हैं, अभी क्योंकि उनकी उम्र इस तरह की है कि वो आने वाले समय में अपनी जॉब ज्वाइन करेंगे या समाज में दूसरी जिम्मेवारियां निभाएंगे, तो उनकी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग किस प्रकार से हो। तो कहते हैं ना कि शुरू में अगर हम अच्छा प्लान कर लेते हैं तो आपका पूरा जीवन वेल्दी और हैप्पी भी हो जाता है। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज की वेबिनार की संरचना की हुई है। विद्यार्थियों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जिन विद्यार्थियों ने गूगल फॉर्म सबमिट कर दिया है, भरकर सबमिट कर दिया है और जो इस वेबिनार में पूरे समय में रहेंगे, उनको हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। हमारे कीनोट स्पीकर से एक रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे प्रतिभागी, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, तो अपने व्याख्यान को आप हिंदी, इंग्लिश दोनों भाषाओं में बच्चों को समझाएं। तो इन्हीं सारी चीजों के साथ मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर मोनिका अग्रवाल से कि इन्हीं सभी विषयों पर जानकारी दें। Thank you, Sharma sir. So, respected Pradeep Sharma sir and Professor Ashok Sharma, Chairperson of DCRUST, I am very grateful to all of you for giving me an opportunity to interact with the students and the esteemed faculty of the institution and with the chief guest who is so renowned and who is a great social worker. So before starting, I just want to say that every one of us wants to be a winner in life and be victorious in life. So all of us have dreams in life, and just imagine that you are able to fulfill all your dreams today, all your dreams, all your goals today. So what you have to do in order to fulfill, क्या करना पड़ेगा आज आपको अपने सारे सपनों को पूरा करने के लिए, अपने सारे ख्वाबों को हकीकत में कन्वर्ट करने के लिए, है ना? There is a saying also कि nobody is born a winner. To be a winner, one must plan to win, prepare to win, and then expect to win. तो हमें अपने जो ख्वाबों को रियलिटी में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लान करना पड़ेगा, अपने आप को उस तरह तैयार करना पड़ेगा, and then definitely we will be victorious in life. So just all of you might be thinking that we don't need financial education, है ना? कि financial education की क्या जरूरत है? We already are educated. But कभी आपने सोचा है कि इतने 16 साल की पढ़ाई में कभी आपको किसी ने बताया हो कि how to manage your money? Is it important to manage your money? So no one emphasizes on the most important aspect of life, that is how to manage our finances. And finance is the lifeblood of the business also. It is the lifeblood of family also. Without finance, we can't do anything in life. So in order to fulfill all our dreams and goals, we need a finance. तो इस finance के लिए हम क्या सीखेंगे? Healthy habits क्या होनी चाहिए? In order so that we can be successful in life, we can be happy in life, we can achieve all our dreams and goals and be victorious in life. So already बहुत सारे surveys हो चुके हैं, research हो चुकी है. इंडिया में भी Standards and Poor ने research की थी कि about 2/3 of the Indian population is not financially literate. तो financial literates क्या होता है? This is the basic knowledge or the skills which are required to make efficient and sound financial decisions, कि ताकि हम ठीक financial decisions ले सकें. ठीक financial decisions लेना क्यों जिंदगी में जरूरी है?
अगर आप डेट ले लो, बहुत ज्यादा बोरो कर लो किसी से और उसको रीपेमेंट करने की कैपेसिटी ना हो, तो व्हाट विल हैपन? यू कैन जस्ट इमेजिन द सिनारियो कि आपको बहुत सारे लोन चुकाना है किसी का, एंड आपकी इनकम उतनी नहीं है जितना कि आपने लोन ले लिया. सो व्हाट काइंड ऑफ अ सिचुएशन यू विल बी इन, है ना? स्ट्रेस होगा, मेंटल स्ट्रेस होगा, जिसके कारण हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, अगेन फाइनेंसिस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, हमारे रिलेशनशिप के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, एंड आवर होल लाइफ विल गेट अफेक्टेड. So how important is to manage your finances well? So in this talk, we will learn about all this, that money does not buy happiness as fact, but money helps us to make some choices. And with these choices, we become happy. If we make right choices at the right time, definitely we can achieve happiness in life. And the objective of living is that we should be happy, we should be successful, we should be winning in life, be victorious. So money only knows one language, that we should save, we should use it appropriately. तो बहुत फेस्टिवल सीजन आ रहा है, तो लॉट ऑफ ल्यूक्रेटिव ऑफर्स आर आल्सो कमिंग, बिग $1 billion सेल्स, बिग बिलियन सेल्स लग रही है फ्लिपकार्ट की, अमेजोन की और सब की. सो डेफिनेटली हमारा भी दिल करता है कि हम बाय करें. So in this webinar we will learn what is the appropriate time, हमें कितना बाय करना चाहिए, कब बाय करना चाहिए, and किन चीजों का ध्यान रखकर बाय करना चाहिए. So money speaks only one language. If you save me today, I will save your tomorrow. And we will learn the concept of financial freedom. Financial freedom is when your money is working for you. When we get retired, so we are unable to work as we were working in the younger age. So the amount of the money which we have saved, that will work for us if we have invested in the appropriate manner. अगर हमने उस मनी का अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट की है, तो उसके ऊपर जो रिटर्न आएगी, उससे हम अपनी डेली लाइफ को अच्छी तरह से लीड कर सकते हैं. दैट इज व्हाट वी से दैट फाइनेंशियल फ्रीडम, कि हमारी इनकम अपने आप आ रही है, कहीं ना किसी सोर्स से आ रही है, और हमें कमाने की उतनी चिंता नहीं रहती. And we can fulfill all our dreams, hobbies. We can go for a vacation. So all these things we can do. So, and then before starting, I would like to even share. Sir, can you share the screen? So this is a Ministry of Home Affairs की तरफ से साइबर क्राइम्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं ना, आइडेंटिटी थेफ्ट प्रोटेक्शन हो रही है, तो उन चीजों के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. बहुत सारे एफर्ट्स साइबर क्राइम, एक गवर्नमेंट ने वेबसाइट भी खोली है ऑनलाइन, जो भी साइबर दोस्त है, साइबर दोस्त एक ट्विटर हैंडल खोला गया है, एंड साइबर क्राइम पोर्टल भी, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल खोला है, दैट इज https://cybercrime.gov.in. तो अगर कोई भी साइबर क्राइम होता है आपके साथ, आप इस पोर्टल पर जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं. So where to report a cyber fraud is, you can go to the National Cyber Crime Reporting Portal, and this portal can be accessed by cybercrime.gov.in. And by logging into this portal, we can report a fraud, whatever has happened with us. Report any adverse activity or unwanted behavior to CRT in using the following channels. Help desk number is also there, email is also there, and you have to provide the following information: time of the occurrence of the event, किस समय पर इवेंट हुआ, क्या इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या आपने सिम्टम्स ऑब्जर्व किए, जैसे मोबाइल गुम गया, लाइक FIR दर्ज करनी है, तो इन सभी के बारे में भी आप, हेल्पलाइन नंबर है 14422, और फाइल एन ऑनलाइन कंप्लेंट ऑन सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, CEIR, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर.
So after verification, Department of Telecommunication will blacklist the phone, block it from further usage, and if anyone tries to use the device with a different SIM, the service provider will identify the new user and inform the police. So there are so many ways we can save ourselves by reporting it on the National Cyber Crime Reporting Portal. And then identity thefts बहुत होते हैं. Identity theft हम किसको कहते हैं? Identity theft is the act of fraudulently or dishonestly making use of electronic signature, password, or another unique identification feature of any other person. इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, पासवर्ड, जैसे हम जनरली कहीं पे जाते हैं, सपोज बैंक अकाउंट ओपन करना है या आपने कोई एजेंट के थ्रू कोई स्कीम ली है, तो एजेंट कहता है अपना पैन नंबर दीजिए, अपना आधार नंबर दीजिए, है ना, अपनी ये सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कीजिए, बैंक अकाउंट के डिटेल्स दीजिए. तो हमें इन बैंक अकाउंट के डिटेल्स किनको देने चाहिए? Only to the trusted persons. Whenever we are giving these account details, we should give the details only to the persons who are trusted. Trusted in the sense कि जो आप जिस पेज पर देते हैं, एक तो उस पे आपका आधार नंबर लिखा हुआ है, उसको लिख दो क्रॉस करके कि this is only for the admission purpose, suppose for opening a bank account only, so that it cannot be used for some other purpose. Then is never disclose your expiry date of the card. अब शॉपिंग आप करोगे, है ना, फेस्टिवल सीजन आ रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, CVV नंबर, ATM पासवर्ड्स, है ना, हेलो द फोन कॉल इज कमिंग, मे आई हैव योर अकाउंट डिटेल्स सर. तो नेवर डिस्क्लोज योर एक्सपायरी कार्ड नंबर, CVV नंबर, ATM. द फोन कॉल माइट भी ऐसी आ रही हो कि सर आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है, मैं बैंक से बात कर रहा हूं, आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है, तो आप कृपया अपनी कुछ जानकारी देंगे ताकि आपका ये जो कार्ड ब्लॉक किया गया है इसको हम दोबारा से ठीक कर दें. आप कहेंगे कि मैंने तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो देन दे विल से कि आपका नाम संदीप शर्मा है, आप इस यहाँ पर रहते हैं, है ना, तो आप कहोगे हाँ ही इज राइट, ना, he knows everything about me. Then you will share your account details with that person, and that person will misuse those details. So never disclose your PIN number, OTP number. Never disclose your net banking password, OTP, that is one-time password, ATM or phone banking PIN number, CVV number, expiry date to anyone, even if they claim it to be from the bank. And also never respond to mails asking for above details. कई बार मेल आती है, RBI के तरफ से है, RBI गवर्नर की तरफ से है मेल कि आपने कहा you have won a lottery, ना, you are so special, congratulations, you have won a lottery of 1 lakh rupees. तो आप कुछ अपने पर्टिकुलर्स बैंक अकाउंट के हमें दीजिए या इस बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया जमा करा दीजिए तो आपको लॉटरी का पैसा मिल जाएगा. तो इस तरह की कई ईमेल्स आती हैं, तो हम समझते हैं कि ओ आई एम सो स्पेशल, है ना, तो व्हाई नॉट टू सेंड द मनी कि मुझे पैसे मिल रहे हैं. कभी ऐसा हुआ है लॉटरी भरे बिना ही लॉटरी निकल जाए? एंड RBI बार बार आपको सबको अवेयर करता है कि RBI डज नॉट सेंड एनी काइंड ऑफ दीज ईमेल्स. RBI ना ही तो सेविंग अकाउंट खोलता है, ना ही तो करंट अकाउंट खोलता है किसी भी, है ना, लोगों का, एम्प्लॉइज का या पीपल का कह सकते हैं. तो RBI is not concerned with opening accounts of ordinary people. It is the bank which deals with banks. So no bank or its employees will ever call or email you requesting for your net banking password, one-time OTP, ATM और phone banking PIN, CVV number. Generally हम बातों बातों में वो बहुत आराम से मीठी मीठी बातें करेंगे हमारे साथ और साथ ही साथ पूछ लेंगे कि आपके पास अभी OTP आया होगा, तो कृपया आप अपना OTP हमारे साथ शेयर करें, हम आपका कार्ड जो ब्लॉक हुआ था अभी ठीक कर देते हैं ना. या सर आपकी लॉटरी निकली है, क्या आप हमें अपना नंबर बता सकते हैं?
या कोई और इसी तरह से कॉल आ सकती है। ऑफर यह है कि आपको देने होंगे 20,000 रुपए और 3 महीने में हो जाएंगे आपके 40,000 रुपए वापस। सो हाउ मच रेट ऑफ इंटरेस्ट में जल्दी डबल हो रहा है पैसा आपका? 20,000 रुपया 40,000 रुपया बन रहा है 3 महीने में, जबकि नॉर्मली डबल होने में अराउंड 7 to 8 years लग जाते हैं ना। तो रातों रात कोई लखपति नहीं बनता। जहां पर आप कभी ऐसी स्कीम्स देखें तो इट मीन्स समथिंग इज फ्रॉड। तो लालच कभी नहीं करनी चाहिए कि मेरा पैसा जल्दी दुगना हो जाएगा तो मैं इस स्कीम में इन्वेस्ट कर दूं। सो फोन और मैसेज पर मिलने वाले ऐसे सभी ऑफर फ्रॉड की श्रेणी में आते हैं। बहकावे या लालच में कभी भी ऐसे मैसेज, ईमेल या फोन कॉल्स का जवाब ना दें। सावधान रहें और दूसरों को भी सावधान करें, है ना। भी कैंपेन चली है सतर्क इंडिया समृद्ध इंडिया, सतर्क भारत समृद्ध भारत। तो इसीलिए सब इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, सब रेगुलेटरी बॉडीज की तरफ से कैंपेन की जा रही है ताकि हम सभी को सतर्क किया जाए, जानकार बनाया जाए, ताकि हम कम से कम इन गलत हाथों में फंसे। So then is always use strong passwords and prefer separate ID passwords. डिफरेंट अकाउंट्स के लिए हमें डिफरेंट पासवर्ड रखने चाहिए। अगर मेरे 4 अकाउंट है, ऐसा ना हो कि मैंने चारों अकाउंट में सेम ही पासवर्ड रख दिया। तो अगर एक में कुछ फ्रॉड हो गया किसी तरीके से तो दैट विल हैपन इन ऑल अदर्स आल्सो। और प्रोडिकली मुझे अपने पासवर्ड बदलते रहने चाहिए ऑनलाइन बैंकिंग की, है ना। जैसे पैंडेमिक की वजह से हमारे ऑनलाइन बैंकिंग ऑलमोस्ट डबल हो गई है। सो हमें और अवेयर रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, ताकि हम जानकार रहें और अपने आप को इन सब फ्रॉड से बचा सकें। सो दिस इज द साइट ऑफ द गवर्नमेंट, www.cybercrime.gov.in। अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनाए जाते हैं? Yes, anyone who can tell me strong password कैसे बनाते हैं? या स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए एक करेक्टर अपर केस का होना चाहिए। अपर केस मींस कैपिटल, एक लोअर केस। कोई भी करेक्टर आप अपर केस में रख सकते हैं एंड कोई भी करेक्टर आप लोअर केस में रख सकते हैं। अलोंग विद दैट एक स्पेशल करेक्टर। स्पेशल करेक्टर कैन बी @, हैशटैग या कोई भी इस तरह का करेक्टर, अंडरस्कोर, अंडरलाइन, कोई इस तरह का करेक्टर आप स्पेशल करेक्टर रख सकते हैं। और एक अपर केस और एक लोअर केस। पासवर्ड ऐसे ना रखें 1 2 3 4 5 कि मुझे याद रहेगा, ऐसा पासवर्ड रख लेती हूँ। तो हैकर्स के लिए भी जल्दी हैक करना बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज जो इजीली रिमेम्बरिंग पासवर्ड होते हैं मैम डेट ऑफ बर्थ रख सकते हैं, वो भी आपका बहुत इजीली हैक हो जाता है। डू नॉट यूज पासवर्ड सच एज January 2018 और योर डेट ऑफ बर्थ। तो कॉम्बिनेशन बनाए, डेट ऑफ बर्थ का आप कोई एक ईयर रख सकते हैं बीच में, उसके साथ कोई कॉम्बिनेशन ऐसा बना लें कि नॉट इजियर टू फाइंड। और जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं तो साइबर कैफेज पे ना जाकर करें जहां पर पब्लिक वाईफाई है ना। हमेशा अपने लैपटॉप पर ही करें। इवन मोबाइल से करने की जगह भी आप लैपटॉप पर बैठकर करें तो ज्यादा बेहतर है। These computers might have key loggers installed which are designed to capture inputs. तो हो सकता है उन्होंने स्किमिंग डिवाइसेस लगा रखे हों। स्किमिंग डिवाइसेस से क्या होता है, जो भी हम टाइप करते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है। जो इनपुट्स हम कीबोर्ड पे डालते हैं वो जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो उसको कॉपी कर लेते हैं और हमारी इंफॉर्मेशन सारी स्टील कर लेते हैं। फिर एंड देन दे यूज इट फॉर द फ्रॉडुलेंट पर्पसेस। सो ऑलवेज रिमेंबर। हाँ, अनदर थिंग इज, जब आप ऑनलाइन बैंकिंग कर चुके हैं या ऑनलाइन शॉपिंग कर चुके हैं तो उस पोर्टल से लॉग आउट जरूर करें। ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी किसी ने आवाज लगा ली घर में, है ना, कोई काम पड़ गया तो आप हम मिनिमाइज करके चले गए। तो मिनिमाइज नहीं करें, उसे लॉग आउट जरूर करें। देन ऑलवेज डिलीट द ब्राउजिंग डाटा ऑफ योर वेब ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑनलाइन बैंकिंग एक्टिविटी। तो ब्राउजिंग डाटा भी आप डिलीट कर दें।
ये अगेन सेम ही आ गया है। हाँ, सिक्योर वेबसाइट्स कैसे पता लगता है कि ये वेबसाइट सिक्योर है? आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स फेक भी होती हैं, है ना। हो सकता है इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट है तो किसी फेक वेबसाइट बना रखी हो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, तो हमें कैसे पता लगेगा कि वेबसाइट फेक है? तो आप एक लॉक देखते हैं, यहाँ पर अभी लॉक दिखा रहे हैं, ये दिस इज द लॉक, है ना। व्हेनेवर द साइट इज सिक्योर्ड तो ये लॉक होगा, उसके साथ साथ HTTP के साथ S भी होगा और लॉक का साइन भी होगा। ये दोनों चीजें होंगी तो इट मींस दैट द साइट इज नॉट फ्री। Look for the lock icon on the browser for online transactions. तो जैसे जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बढ़ती जा रही हैं, हमें डिजिटली अवेयर होना भी बहुत जरूरी है, फाइनेंशियली अवेयर, कि हम अपने हार्ड अर्न्ड मनी को खोएं नहीं। 1 सेकंड लगता है, पैसा कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है बिकॉज ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग। Then is always verify the correctness of the domain of the email ID. गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, उसकी ईमेल आईडी के पीछे gov.in होगा और nic.in होगा एज अ पार्ट ऑफ द वेब एड्रेस। हैव प्रॉपर स्पैम फिल्टर्स enabled in your email account. So do not get disturbed कि अगर आपको कोई कहे कि आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है, प्लीज आप अपने बारे बैंक को इंफॉर्मेशन दें, आपके OTP के बारे में, आपका क्रेडिट कार्ड का CVV नंबर क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है ना। अगर इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन आती है तो इससे हम डिस्टर्ब नहीं हों। आप ये कहें कि मैं बैंक में जाकर खुद करवा लूंगा ना, टेलीफोनिकली ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन ना दें। और अपने बैंक अकाउंट को नॉर्मली आप देखते रहें एक्टिविटी को, टू मेक श्योर दैट नो अनएक्सपेक्टेड ट्रांजैक्शंस आर शोइंग इन योर बैंक अकाउंट। कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं दिखाई दे रही आपकी बैंक स्टेटमेंट में जो आपने ना की हो। आपने कोई पैसे जमा नहीं कराए, आपने कोई पैसे कहीं स्पेंड नहीं किए, खर्च नहीं किए, बट आपकी जो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है वो ऐसी कई ट्रांजैक्शंस दिखा रही है। अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शंस दिखाई जा रही हैं तो यू रिपोर्ट the discrepancies to the bank immediately. Then बैंक अकाउंट का कस्टमर केयर नंबर अपने पास रखें जरूर, ताकि जब भी कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, आप उसको इमीडिएटली बैंक को इन्फॉर्म कर सकें। So it is easy for the cyber criminals to send convincing emails. बिल्कुल आपको लगेगा कि बैंक से ही आई है, इस तरह की ईमेल वो भेजेंगे। और जो ईमेल के नीचे लिंक दिया हुआ होगा कि आप इस लिंक को क्लिक करें तो आपको क्या है, लॉटरी के पैसे मिल जाएंगे, या आपको जो इंफॉर्मेशन है वो यहीं पर मिल जाएगी ना। तो इस तरह के जो लिंक्स हैं, आपने किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना, आपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, उसी के थ्रू जो भी ट्रांजैक्शन करनी है वहां पे करनी है। So do not click on the links provided in such emails, even if they look genuine. They could be malicious websites. हाँ, देन जब भी आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड बैंक से मिले तो इस चीज का ध्यान रखें कि कहीं वो डैमेज तो नहीं है, उसकी सील किसी ने खोली तो नहीं है ना, कोई टेम्परिंग के साइंस तो नहीं है पैकेज पर। अगर हैं तो बैंक को इमीडिएटली रिपोर्ट कर दें, बता दें। और उसका जो पिन है, जब आपको कार्ड मिल जाता है तो उसको चेंज कर लें। द पिन कैन बी चेंज्ड ऑनलाइन बाय विजिटिंग योर बैंक्स वेबसाइट और एट द नियरेस्ट ATM। तो उसको जरूर पिन को अपना चेंज कर लें। Always ensure that the credit or the debit card swipes at a point of sale are done in your presence. एक बार हम क्या होता है, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं या रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं, है ना। खाने के बाद आपने बिल पे करना है, आप कहते हो वेटर को प्लीज ब्रिंग द मशीन ओवर हियर ओनली, आपने हमारे पास ही ले आओ, और वो आपको मशीन लाकर दे देता है। और आप क्या करते हो, आप बता देते हो अपने फ्रेंड को कि मेरा ये नंबर है 157, है ना, तो ये आप भर के जरा वो कर देना, पेमेंट कर देगा। तो उन्होंने क्या स्किमिंग डिवाइस लगा रखे होते हैं उस डेबिट कार्ड मशीन्स में, और वो आपकी इंफॉर्मेशन सारी क्लोन कर लेते हैं, और आपने पासवर्ड बोल ही दिया था तो वो उसने पासवर्ड भी याद रख लिया, है ना। सो अब आपका जब आप घर पहुंचते हो एक मैसेज आ जाता है कि आपके अकाउंट से 25,000 रुपया निकल गया। तो
ये इसलिए हो जाता है बिकॉज हमने अपना पिन नंबर शेयर कर लिया था. So do not let the salesperson take your card away to swipe for the transaction. अगर आप पास में भी मंगवा लेते हो तो आप खुद बोलो नहीं, है ना. Fill your पिन, जो पिन नंबर है अपने आप भरो और कोशिश करो कि उसे दिखाई ना दे. You can keep your hand so that it should not be visible to the person, the salesperson. So do not share your PIN, password, card number, CVV number, OTP with any stranger. Keep your bank's customer care number handy. Beware of the false calls, emails, impersonating themselves as recruiters. कई बार ईमेल आती हैं कि we are recruiting agency. आपका naukri.com से हैं, shine.com से हैं, and are requesting for the personal information or money कि 1000 रुपया अगर आप देंगे तो आपको इस ये जो है हम आउटसोर्सिंग कंपनी को इन्फॉर्म कर देंगे फॉर योर अपॉइंटमेंट, समथिंग लाइक दैट, कि आपका रिज्यूमे आगे फॉरवर्ड कर देंगे, आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. So take extra precaution while typing your password, PIN, so that no one sees it. Try to cover the keypad with your other hand while you type your PIN to avoid the number being picked by someone monitoring your CCTV footage. क्योंकि आजकल हर जगह कैमरास लगे हुए हैं, तो अगर आप ध्यान से नहीं टाइप करेंगे तो पता चल जाता है ना कहाँ कीबोर्ड में हाथ गए हैं, तो उसी हिसाब से वो आइडिया लगा लेते कि ये नंबर टाइप किया था. Then register your personal phone number with your bank. जो भी बैंक अकाउंट आपने खोला है उसके साथ अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कराएं ताकि जो अलर्ट्स हैं वो आपको मिलते रहें. अगर किसी ने पैसा विथड्रॉ कर लिया गलत तरीके से तो भी मुझे अलर्ट मिल जाएगा एंड आई विल कम टू नो कि दिस हैज बीन डन. So these notifications will alert you quickly of any suspicious transaction and unsuccessful login attempts to your net banking account. तो ऐसे आपको अपना बैंक अकाउंट के साथ अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करा लेना चाहिए फॉर नोटिफिकेशंस, ये बहुत जरूरी है. देन ऑलवेज रिव्यू ट्रांजैक्शन अलर्ट रिसीव्ड ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर. तो देख भी लें जो नोटिफिकेशंस आ रही हैं बैंक की तरफ से आपके मोबाइल पर, उसे भी ध्यान दें कि क्या मैंने ये ट्रांजैक्शन की थी जिसके बारे में ये नोटिफिकेशन दे रहा है. तो जब भी आप एटीएम पर ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो ध्यान दें कहीं आसपास ऐसा कोई इंसान तो नहीं जो आपके ऊपर नजर रख रहा है एंड दैट पर्सन इज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू यू. Then it is necessary to keep your PIN secret and close your transaction completely before walking away from the ATM machine. If there is anything suspicious, cancel your transaction and walk away immediately. अगर पैसे विथड्रॉ नहीं हो रहे, बार बार हम एंटर करे जा रहे हैं, तो उस ट्रांजैक्शन को आप कैंसिल कर दें. हाँ, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं, तो अपने जो क्रेडिट कार्ड है उसमें ये ट्रांजैक्शन ऑप्शन होती है अनेबल करना कि इस क्रेडिट कार्ड को अनेबल कराना फॉरेन ट्रैवल के लिए. तो अगर आप फॉरेन नहीं ट्रैवल कर रहे तो डिसेबल कर दें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन. Whenever you are traveling to the foreign country, then only enable international transaction, otherwise उसको डिसेबल कर दें. क्योंकि फ्रॉडस्टर क्या करेंगे, आपके फैमिली मेंबर्स को कॉल करेंगे और ये पोज करेंगे कि आप बहुत मुश्किल में हो, आपको पैसे की बहुत जरूरत है, या आप हॉस्पिटल में हो इसलिए आपको पैसे की जरूरत है, आपका एक्सीडेंट हो गया, यू आर इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी, एंड दिस कुड बी अ स्पैम. So before entertaining such request, contact your family members and confirm their whereabouts, and then check the authenticity of the phone call. Check for latest updates of the smartphone operating system if you are using your mobile phone for online banking. एंटीवायरस जरूर होना चाहिए मोबाइल पर, ऑटोमेटिक अपडेट फीचर जरूर होना चाहिए मोबाइल पर अगर ऑनलाइन बैंकिंग आप मोबाइल से कर रहे हैं.
अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से कर रहे हैं वहां पर भी एंटीवायरस जरूर हो, अपडेट हो। हाँ, और एडवर्टाइजमेंट आजकल सोशल मीडिया पर या जैसे ही हम मोबाइल खोलते हैं यूट्यूब पर बहुत सारी आती रहती हैं कि आप घर बैठे ही 20,000 रुपया महीना कमा सकते हैं, एंड विदाउट मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और विद अ वेरी फ्यू इन्वेस्टमेंट. All this will be a scam. It could be a scam. These offers seem too good to be true, and you may end up losing money. So we should ignore these kind of offers. बिना काम के आप पैसा कमा लेंगे, है ना, बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए आप पैसा कमा लेंगे. तो इस तरह की कोई अगर आपको ऑफर मिल रही है, it means that there is something suspicious. Then 50% off, shop now, buy now, save 75%, save 50%. तो अब जब शॉपिंग करनी है तो भी हमने किन बातों का ध्यान करना है कि हमने फैमिलियर वेबसाइट से ही शॉपिंग करनी है. नई वेबसाइट्स जो हैं बिल्कुल न्यू अपेयर हो रही हैं, उन पे आप शॉपिंग ना करें. Search results can be misleading and may lead to malicious websites. Always use familiar websites for online shopping rather than shopping by searching products. Products को search ना करें, आप पहले वेबसाइट को सर्च करें, जैसे Amazon है, Flipkart है, उसके अंदर प्रोडक्ट को सर्च करें, ना कि पहले मैं प्रोडक्ट सर्च करूं तो इतनी सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, हो सकता है उसमें कोई मैलिशियस वेबसाइट ही क्यों ना हो. So I'll avoid using third-party extensions or add-ons for your web browser as it may secretly track your activity. Personal details आपके, अगर जैसे आजकल फेक एप्स भी आती हैं, मोबाइल की पे भी बहुत सारी फेक एप्स आ रही हैं, एंड्रॉइड की फेक एप्स है, गूगल ने अराउंड 240 एप्स को अभी फेक किया है. सो वी शुड बी केयरफुल दैट कि कौन कौन सी एप्स फेक हैं और कैसे हमने डिटेक्ट करना है कि एप्स फेक हैं. आप जनरल 2-3 बातों का ध्यान रख सकते हैं. उनका डाउनलोड्स देख सकते हैं, कितने डाउनलोड्स हैं, उनका रिव्यू देख सकते हैं, और उनका डेवलपर के बारे में आप जान सकते हैं. या उनका आइकन है कुछ थोड़ा सा अलग होगा, जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप का आइकन क्या है, विद अ 4, तो उसका सिमिलर जरूर होगा बट कुछ डिफरेंस भी होगा. सो वी हैव टू बी केयरफुल कि आइकन जब हम डाउनलोड कर रहे हैं तो आइकन की तरफ ध्यान दें, उसको प्रॉपर स्पेलिंग्स की तरफ ध्यान दें. इन सब छोटे छोटे कितने डाउनलोड्स हैं, कितने रिव्यूज हैं, किस डेवलपर की है, अपडेट है या नहीं है ना. आरोग्य सेतु है तो उसका कई बार आइकन जो है काफी स्ट्रेच्ड होता है. तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों का हमने ध्यान रखना है ताकि हम फेक एप्स अपने मोबाइल फोन पर ना डाउनलोड कर लें. अगर आपकी डाउनलोड हो भी गई हैं तो क्या करना चाहिए, अनइंस्टॉल करना चाहिए. अनइंस्टॉल कैसे करना चाहिए, आप सेटिंग्स पर जाएं, सेटिंग्स पर जाकर फिर एप्स पे जाएं और फिर अनइंस्टॉल करें, ना कि सिर्फ आप सिंपल अनइंस्टॉल कर दें. अनइंस्टॉल करके आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं गूगल को. बेटर है कि आप रिपोर्ट करें ताकि और लोग भी इसके जो गलत है ऐप है उसकी प्रॉब्लम में ना फंसे. प्ले प्रोटेक्ट जरूर होना चाहिए, गूगल प्ले प्रोटेक्ट होना चाहिए. जो भी ऐप आप डाउनलोड कर रहे हैं तो गूगल प्ले प्रोटेक्ट जरूर हो उसके लिए. So if you want to report something other than cyber crime cases or in case of an emergency, please contact your local police by dialing 100. So ये तो था कि साइबर क्राइम के बारे में. आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल इज देयर and this is a website for the reporting cyber crime, and Twitter पर भी handle है cyber दोस्त. Now a little bit I want to tell about financial planning. फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों जरूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों जरूरी है. अब आप देख रहे हो पैंडेमिक के कारण यू नेवर नो कि आपकी जॉब कब चली जाती है ना, कब पिंक स्लिप मिल जाए. तो हमें अपने फाइनेंसेस को किस तरह से हम मैनेज करें ताकि हमारे पास कुछ पैसे जमा हो जिसको हम 2-3 महीने तक, अगर हमारी जॉब चली जाती है तो हम अपनी डेली लाइफ्स को फुलफिल कर पाए, डेली नीड्स को फुलफिल कर सकें. तो इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत है. सेकेंडली, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन द मार्केट. पहले क्या था कि ओनली एफडी वाज देयर और
प्रोविडेंट फंड अकाउंट वाज देयर, एंड यही 2-3 तरीके थे कि लोग अपने पैसे जमा कराते थे, एंड रिटर्न अच्छा था, इसी से रिटर्न अच्छा मिल जाता था जिससे वो अपनी रिटायरमेंट लाइफ और अपनी जो नीड्स है उसको फुलफिल कर पाए. बट नाउअडेज लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट एंड द रिटर्न ऑन एफडी बहुत कम हो गया है ना, अराउंड 5-6-7%, और उसके ऊपर यू हैव टू पे टैक्स आल्सो ऑन द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन द एफडी. सो गवर्नमेंट ने इन चीजों पर आप इंटरेस्ट कम कर दिया सो दैट पीपल शुड इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री. तो इसलिए हमें और प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी होना भी बहुत जरूरी है. स्टॉक मार्केट क्या है, म्यूचुअल फंड्स क्या है, और डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, इन सब चीजों के बारे में जानना चाहिए. जस्ट अ मिनट, कैन आई शेयर द पीपीटी? सर, हाउ मच टाइम आई कैन टेक? मैम आप 5-7 मिनट में वाइंड अप कर दें. ओके, सो मैं जस्ट अ मिनट. Yeah, need for financial education I have already discussed. एजेंडा इधर से आ नहीं रहा. So steps is financial debt, ये भी मैं बताती. मेन स्टूडेंट्स की पॉइंट से I just would like to talk about smart goals. Smart goals क्या होते हैं? Smart goals is S stand for specific, and M for measurable, A for achievable, R for realistic, and T for time bound. Why there is a need for smart goals? अभी हमने कहा कि we want to fulfill all our dreams and goals in life. तो हमारे goals क्या होते हैं कि all of you are now above 18 years of age. तो you want to become financially independent. You should not depend upon your parents. तो हम एक गोल रख सकते हैं कि इस बार मैं कॉलेज की फीस खुद पे करूंगा. तो स्पेसिफिक हो गया है ना. अब कितनी मेरी कॉलेज की फीस है? सपोज इट इज 20,000 पर ईयर. तो इस 20,000 को मैं कैसे सेव करूंगा सो दैट आई शुड बी एबल टू पे माई कॉलेज फी. सो आई विल सेव ₹20,000 टू पे माई कॉलेज फीस इन अ year's टाइम. तो देन सेकेंड स्टेप इज हाउ यू विल सेव, वेयर यू विल कट डाउन. जो आपको पॉकेट मनी मिल रही है, सपोज यू आर गेटिंग अ पॉकेट मनी ऑफ 2,000 पर मंथ और 1,000 पर मंथ. सो हाउ यू आर गोइंग टू save rupees the desired 20,000 और the desired 10,000, जिसकी जैसी पॉकेट मनी है उसके हिसाब से वो सेव करेगा. सो मेजरेबल. सेकंड मैंने कहा कि आई विल पे माई डेट्स. मैंने जिससे उधार पैसे लिए हुए थे, मैंने अपने दोस्त से 1,000 रुपया उधार लिया था पिछले महीने, तो मैं अब चाहूंगा कि इस महीने में उसे पे कर दूं. तो करेक्ट अप्रोच क्या है कि इस महीने या 2 महीने के अंदर जो मैंने 1,000 रुपया अपने दोस्त से उधार लिया था वो मैं पे कर दूंगा. ये तो होगी करेक्ट अप्रोच. अगर मैं सिंपल ये कहती हूँ कि मैं अपना उधार वापस कर दूंगा, देन दैट इज नॉट द करेक्ट अप्रोच. कितने समय में करोगे है ना, और कितने पैसे आप हर महीने सेव करोगे सो दैट यू आर एबल टू रीपे द डेट. देन अटेनेबल, आई विल सेव मनी. सेम, मैं पैसे सेव करना चाहती हूँ, बट कैसे सेव करूंगी, कहां पर कट करूंगी अपने एक्सपेंसेस ताकि मैं अपने पैसे सेव कर पाऊं. कि हर महीने में 2,000 रुपए, ये तो ज्यादा अमाउंट लिखी है ना, आप हर महीने हो सकता है 500 रुपए ही सिर्फ सेव करें सो दैट यू कैन कलेक्ट मनी जो भी आपके डिजायर्ड है. 500 इंटू 12 6,000 रुपया आपका साल का हो जाता है इकट्ठा ना. आई सेव, इफ आई सेव मनी आई विल बी रिच. if I save regularly, I need not borrow. मेन कंसेप्ट जो हम ये बताना चाह रहे हैं, सेविंग का कंसेप्ट क्यों जरूरी है कि अगर हम सेव करेंगे तो हमें बोरो कम करना पड़ेगा. जब हमें बोरो कम करना पड़ेगा, हमें इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होगी है ना. जब इंटरेस्ट पेमेंट भी नहीं होगी तो हमारी जो लाइफ है उसमें स्ट्रेस कम हो जाएगा. अब आप देखो कि पैंडेमिक के कारण बहुत सारे लोगों के लोन है ना, मॉरिटोरियम की बात हो रही है, दे आर नॉट एबल टू रीपे देम बैक, एंड उसके ऊपर इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लग रहा है. गवर्नमेंट बैंक्स जो है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, एंड द डिसीजन इज लाइंग विद द सुप्रीम कोर्ट. सो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि मैं बोरो कम करूं. जो बोरो कम तब होगा जब मैं अपनी मेरी सेविंग्स होंगी.
सो अगर मैं मोबाइल लेना चाहती हूँ तो मैं EMI पे मोबाइल ना लेकर मैं कोशिश करूँ कि मैं 1 साल में या 6 महीने में अपने पैसे जमा कर लूंगी और उस जमा किए हुए पैसे से मोबाइल खरीदूंगी. So this should be our approach. These are the healthy financial habits that we should not keep on borrowing. मैंने लैपटॉप लेना है तो उसके लिए चलो जी EMI ले ली, क्रेडिट कार्ड पर ले लिया, पर्सनल लोन ले लिया. तो इस तरह की आदत हमें ना अपनाकर सेव करने की आदत हो और उस सेविंग से मैं जो है लैपटॉप लूं या मोबाइल लूं. तो पर्सनल पर्पस के लिए हमें लोन लेना नहीं चाहिए. We should take loan only for productive purpose. आपने काम शुरू करना है तो आप लोन लो, because then you will be able to repay back. होम लोन ले सकते हो जहां पर आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है. देन टाइम बाउंड, हमेशा अपने गोल्स को टाइम बाउंड करो कि 1 साल में मैं इतनी सेविंग कर लूंगी या 1 साल में मैं अपना डेट जो बैंक को रीपे करना है कर दूंगी बाय अर्निंग मोर. So in this way our goals will become smart, specific, measurable, attainable and time bound. When the smart goals are there, then definitely you will be able to you will be able to achieve all your dreams. Because हम अपने goals को अच्छी तरह नहीं frame करते, that is why our dreams do not come into reality. So I think I should stop it here. No, otherwise there is a lot of things that I want to explain. मैडम हम चाहेंगे कि आप स्टूडेंट्स की कुछ क्वेरी लें ताकि जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं. हाँ, बिल्कुल. I think Dr. Yashpal has joined now. Dr. Yashpal, can you? Yes, sir. I have joined, sir. So sorry for late joining. Actually, मैं traveling में था और इसीलिए मेरी बात हुई आपसे. सभी को नमस्कार. सबसे हमारे अगर पार्टिसिपेंट्स के हैं. यस सर, मैं क्वेश्चंस मैंने डाल दिए थे फीडबैक के लिए ना, और क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास अभी कुछ. तो मैं चाहूंगा मैडम से कि मैडम क्वेश्चंस के आंसर करें. कुछ बच्चों के क्वेश्चंस हैं और मैं सुन रहा था मैडम ने जब पासवर्ड चेंज करने के लिए बोला था कि हमें पीरियडिकली पासवर्ड को चेंज करते रहना चाहिए और हमें जो एक नॉर्मल पासवर्ड होता है उसके बजाय हमें कोई अनयूजुअल पासवर्ड यूज करना चाहिए. तो उसको लेकर के एक बच्चे का क्वेश्चन है कि ठीक है हम अनयूजुअल पासवर्ड यूज करते हैं बट व्हाट हैपेंड कि अगर हम वो पासवर्ड भूल जाए, हमें याद ना हो वो, तो हम क्या करेंगे? तो फॉरगेट पासवर्ड करके आप नया पासवर्ड बनाओगे? Yes, this is the right answer. But in case sometime ये मेरा क्वेश्चन भी है. कई बार होता है कि हम एक सीक्रेट क्वेश्चन आते हैं मैडम कि जैसे हमने कोई अपना जीमेल अकाउंट बनाया सीक्रेट क्वेश्चन बना ला और अगर हम सीक्रेट क्वेश्चन भी भूल जाते हैं, कई बार वो सीक्रेट क्वेश्चन मानता है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? एक्चुअली ऐसे मैं अपना एक अकाउंट लॉस्ट कर चुका हूँ. हाँ, सीक्रेट क्वेश्चन भी अगर भूल जाए तो 2-3 क्वेश्चन सीक्रेट पूछता है, तो कोई ना कोई तो हमें याद होगा. कहीं हम क्लिक कर लेंगे और फिर सो बेटर तो ये है कि हम चाहे सीक्रेट क्वेश्चन अपनी डायरी में लिख सकते हैं. हाँ, पासवर्ड को भी डायरी में लिख ले, बिकॉज़ मुझे भी नहीं याद रहते, इवन आई फॉरगेट एट टाइम्स. राइट, यही ठीक रहता है. राइट. तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड तो याद नहीं रहते कि अंडरस्कोर लगाया था या वो लगाया, हैशटैग लगाया या समथिंग, जी भूल जाता है. ओके. एंड मल्टीपल अकाउंट्स के लिए सेम पासवर्ड ना रखें. जी, बैंक अकाउंट्स की बात कर रहे हैं ज्यादातर. यस. एक क्वेश्चन है बच्चे का, मैडम क्या हमें पासवर्ड को पीरियडिकली चेंज करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए बैंक अकाउंट्स के लिए. तो ओके. अगेन थोड़े टाइम पर के बाद आप कर ले. कई बार आजकल वन टाइम पासवर्ड भी आ रहा है कि वो आप करके ट्रांजैक्शन करें ऑनलाइन बैंकिंग के केस में, ताकि फ्रॉड चांसेस कम हो. जी. एक क्वेश्चन फेक एप्स को लेकर के, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था, फेक एप्स को लेकर के एक क्वेश्चन है किसी बच्चे का कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द फेक एप्स, कि ये पर्टिकुलर जो ऐप है ये फेक है. हाँ. हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अभी मैंने बताया ना, या तो कई बार उसका आइकन स्ट्रेच्ड होता है, कई बार आप ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा. अगर मैं व्हाट्सएप आप मोबाइल पर टाइप करें तो देयर इज अ सिमिलर कलर कॉम्बिनेशन, सिमिलर होगा, बट डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस से पता चल जाएगा कि
रियलिटी में व्हाट्सएप का आइकन क्या था और मैंने जो डाउनलोड किया है उसका आइकन क्या है। जी जी तो जैसे एडिडास एबीबास। आप स्पेलिंग्स देख सकते हैं, उसके डाउनलोड काउंट्स देख लें, रिव्यूज देख लें, उसका अपडेट देख लें, डेवलपर्स साइट देख लें। ये कुछ चीजें हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन है, मैं मोहित सेतिया सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर अभी हैंड रेज किया हुआ है सर ने, सर अपने आप को एक बार अनम्यूट करें आप, आपका क्वेश्चन है सर। कॉमर्स बैकग्राउंड से ही है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है कॉमर्स के, और Yes, sir. सर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। सर प्लीज आप क्वेश्चन पूछिए सर प्लीज। Ma'am, good evening. Actually, I would like to throw some light on the statement that if a person, कोई भी व्यक्ति, जैसे मिडिल क्लास पीपल की अगर बात करते हैं, कोई पर्सन कंसिस्टेंटली मान लीजिए 20,000 से लेकर के 50,000 रुपीज तक अगर कोई अर्न करता है ड्यूरिंग अ लॉन्ग स्पैन ऑफ हिज लाइफ, तो क्या फाइनेंशियल अवेयर होकर के, फाइनेंशियली वो प्लान करके, क्या पॉसिबल है उसके लिए कि वो लाइफ में एट सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ वो अपने लाइफ में 50 लाख या करोड़ रुपीस बैलेंस या कुछ तरीके से मनी जनरेट कर सकता है? हाँ, देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। आप भी अवेयर ही है ना इस कॉन्सेप्ट से। तो Yes, ma'am. कंपाउंड इंटरेस्ट के कारण आइंस्टाइन ने इसे 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा है। अगर आप सेविंग्स को अपना निकालते नहीं, एक अच्छे आपने स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ है, एंड योर सेविंग्स विल ग्रो मैग्निफिशेंटली, है ना। देयर इज अ डाटा आल्सो व्हिच शोज दैट आफ्टर 15 इयर्स एक आपकी सेविंग सिंपल इंटरेस्ट में है 15 साल, और एक सेविंग्स आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट में है 15 साल। तो डेफिनेटली द डिफरेंस विल बी मोर, एंड डिफरेंस मार्जिनली मोर नहीं होगा, सब्सटेंशियली काफी फर्क होगा। ये एक्चुअली मैम क्या है, कई बार स्टूडेंट्स इस चीज की क्वेरी करते हैं कि सर जो है करोड़पति अगर बनना है तो भैया तो बिजनेस हो, बट आई यूजुअली यूज्ड टू से कि ऐसा नहीं है। आप हाँ, अगर 30,000 40,000 भी करते हैं, बट यू नो हाउ टू इन्वेस्ट एंड वेयर टू इन्वेस्ट एंड हाउ मच टू इन्वेस्ट एट व्हाट टाइम, देन यू कैन डेफिनेटली at one stage of life you can earn some amount, good amount. या वॉरेन बफेट के बारे में आप सबने सुना है ना। He is the richest person and he is a great investor and he has a wealth of around $70 billion, American, a great philanthropist, great investor. And he started saving at the age of 13 years. His father was a stockbroker and he started working by delivering newspaper in the house. है ना। आफ्टर दैट वो पैसा जो उसने जमा किया हुआ था, उस पैसे को अच्छी जगह सेव किया, इन्वेस्ट किया। एंड ही ऑलवेज सेज कि जो मैं अपना पैसा अर्न करता हूँ, हम पैसा अर्न करते हैं तो चलो खर्च कर लेते हैं, कोई स्कीम आ गई, मोबाइल नया ले लिया, कार नई ले ली, घर नया बना लिया, तो वो वैसा नहीं करता। ही इज लिविंग इन द सेम ओल्ड हाउस यूजिंग द सेम कार, तो वो पैसा अपना जमा करता है, तो मनी इज ग्रोइंग। So in this way अगर आप देखें तो वो उसका कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग इज डिफरेंट, कि जो पैसा अर्न किया जा रहा है उससे मैं अपने आप को वैल्यू क्रिएट करूं एंड दूसरों की वैल्यू क्रिएट करूं लाइफ में, है ना। इज अ ग्रेट फिलॉन्थ्रोपिस्ट आल्सो। तो अगर हमारा अप्रोच भी वैसा होगा तो डेफिनेटली हम पैसा जमा कर पाएंगे। ये बच्चों का कहना कि छोटी छोटी सेविंग्स, हम भी ऐसे सोचते हैं कि क्या मैं करोड़पति बन सकता हूँ थोड़े थोड़े पैसे सेव कर कर। नो डाउट हमारी जिंदगी अच्छी हो सकती है, एक और करोड़पति भी आप बन सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ यू लीड लाइफ, व्हाट काइंड ऑफ हैबिट्स वी हैव। दैट इज व्हाई फाइनेंशियल की एजुकेशन की बात की जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है, सो दैट वी शुड हैव हेल्दी फाइनेंशियल हैबिट्स। वी शुड स्टार्ट सेविंग अर्लियर। हमारे टाइम पर जो कॉन्सेप्ट नहीं था ना, सो स्टार्ट सेविंग अर्लियर एंड यू कैन बिल्ड अप अ ग्रेट कॉर्पस। Thank you. Warren Buffett, so he always spends upon his education. He tries to learn more, read more, instead of spending on useless activities. Thank you very much, ma'am. Thank you Mohit Setia sir and madam. मैम और क्वेश्चन है हमारे पास। एक बच्चे का क्वेश्चन है, डू वी हैव साइबर इंश्योरेंस? साइबर इंश्योरेंस आई थिंक मोबाइल्स वाले हैं, मोबाइल इंश्योरेंस करते हैं। लैपटॉप है, लैपटॉप की इंश्योरेंस हो जाती है। साइबर इंश्योरेंस एज सच तो नहीं है, आई हैवंट हर्ड ऑफ दिस राइट नाउ।
एक बच्चे का क्वेश्चन है मैम, इन केस ट्रांजैक्शन होती है, किसी के बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन होता है और ट्रांजैक्शन कैंसिल भी कर दिया उसने, बच्चे ने, बट अमाउंट हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट एंड स्टिल देयर इज नो रिफंड फ्रॉम द बैंक। सो वो कैसे रिफंड ले सकता है या फिर वो कैसे उसको रिफंड मिलेगा बच्चे को? बैंक को अप्रोच करें इमीडिएटली। सो अगर बैंक इसको चेक करेगा ट्रांजैक्शन को, और डेफिनेटली ही विल गेट द अमाउंट फ्रॉम द बैंक। अगर नहीं होता तो बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास भी जा सकते हैं अगर उसकी क्वेरी सॉल्व नहीं होती। तो इस तरह की सारी कंप्लेंट्स फिर बैंकिंग ओम्बड्समैन भी हैंडल करता है। वन मोर क्वेश्चन, एक बच्चे का क्वेश्चन है कि अगर हम लंबे टाइम तक पैसा सेव करते हैं किसी बैंक अकाउंट के अंदर, किसी बैंक को हम पैसा देते हैं और सपोज आफ्टर 15 इयर्स वो बैंक इस कैपेसिटी में नहीं होता कि जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है वो उसको रीपे भी कर सके, देन व्हाट शुड वी डू इन दैट केस? आई थिंक ये क्वेश्चन जो सिचुएशन हुई है आजकल बैंकिंग सेक्टर में जाके, तो उसके हिसाब से ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स के केस में उसने सोचा होगा, बट नाउ आरबीआई ने कोऑपरेटिव बैंक्स को भी अपने अंडर ले लिया है ना। सो दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस डू हैपन। इसके केस में ये है कि आप सारा पैसा एक ही बैंक में ना जमा कराएं, ये कर सकते हैं कि वो सारा, उसने सारी अपनी जमा पूंजी कोऑपरेटिव बैंक्स में जमा करा दी थी कि वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, अगर आप एफडी भी करा रहे हैं तो 3-4 बैंक में कराएं ना, ताकि एक बैंक अगर फेल होता है, बाय चांस आपका बैड लक है, तो यू शुड बी एबल टू गेट द मनी फ्रॉम द अदर्स। वैसे तो म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा पैसा जमा कराएं, थोड़ी एफडी करा सकते हैं, थोड़ा प्रोविडेंट फंड, ताकि हमारी सेविंग्स कहीं ना कहीं सेफ रहे। अगर हम सेविंग की बात करें मैडम, ये मेरा क्वेश्चन है, अगर हम सेविंग की बात करें तो विच इज द बेस्ट मोड टू सेव मनी? एक हम इसमें बैंक के अंदर कुछ होती है फैसिलिटीज, एक पोस्ट ऑफिस में अगर हम बात करें तो वहां पे भी किसान विकास पत्र और ये एनएससी होता है। तो अगर हम बेटर वे में चाहें कि हम अपना पैसा सेव कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, तो कौन सा बेस्ट स्कीम रहेगा? It all depends upon your tax bracket also, है ना। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम सपोज करो नहीं है, तो FD is also good, post office is also good. If you are in the tax bracket of 20%, 30%, अगर 30% में हो तो आप FD कराकर आपको अराउंड 5%, 4-5% से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो उससे बेहतर वाला कोई ऑप्शन है तो आप उसके ऊपर जाना चाहेंगे, है ना। देन यू कैन इन्वेस्ट सम अमाउंट इन योर प्रोविडेंट फंड, बेटर हो जाता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, एनपीएस है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए, और देन म्यूचुअल फंड इज आल्सो देयर थ्रू सिप, आप वहां पर पैसा जमा करा सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड्स आ रहे हैं आजकल, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आ रहे हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल, उसकी कितनी एसेट है, क्या उसके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं या शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, वो किस पर्पस के लिए पैसा जमा करना चाहता है और कितनी देर बाद उसको वो पैसा चाहिए। इसका मतलब एक स्टैंडर्ड आंसर नहीं बन सकता, मतलब इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर टैक्स ब्रैकेट as well as how much risk you will like to take and after what period you want the money. Right, madam. There are actually number of questions are more. In our previous webinar, I think the questions were less, but तभी मैंने आपको कहा था कि जो next webinar होगा वो हम कॉमर्स के बच्चों के साथ ही करेंगे, and I can see it. One more question. One student, Anushka, she is asking about, should we consider LIC policy for savings? I think reply कर दिया आपने, but फिर भी बच्चे की एक बार क्यूरी के लिए। नहीं, LIC policy, that life insurance policy for saving नहीं, life insurance is for insurance. हमें इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को इकट्ठे नहीं करना, बिकॉज अगर हम इंश्योरेंस के लिए, प्रदीप सर इज आल्सो देयर, है ना, ही कैन इवन बेटर आंसर, बिकॉज इंश्योरेंस डज नॉट गिव अस एनी काइंड ऑफ अ रिटर्न। अगर हम सेविंग को उसके साथ जोड़ते हैं तो हमारा रिटर्न कम होता है। अभी आया हूं। सिंपल प्लेन वनीला प्रोडक्ट लेना चाहिए, सेविंग के लिए अलग प्रोडक्ट, इंश्योरेंस के लिए अलग। इंश्योरेंस के लिए यू शुड गो फॉर टर्म इंश्योरेंस, एंड फॉर सेविंग अगर आपका पोस्ट ऑफिस भी ले सकते हैं, एफडी भी ले सकते हैं, रेकरिंग ऑफ डिपॉजिट भी ले सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच मैडम। एक और क्वेश्चन है बच्चे का, वही कैंसिलेशन को लेकर के, जो आई थिंक मैंने पहले पूछा था। बच्चे ने कहा है कि जो रिफंड नहीं हुआ पैसा, वो उसने ट्रांजैक्शन के टाइम में खुद कैंसिल किया था, और जब बैंकर के पास वो बच्चा जाता है तो बैंकर कहता है कि ये तो आपकी तरफ से फॉल्ट है, इसमें बैंक कुछ नहीं कर सकता। तो इस सिचुएशन में बच्चे को क्या करना चाहिए? मतलब उसके अकाउंट से मैसेज चला, पैसे चले, वो हाँ डिडक्ट हो गया, डेफिनेटली बैंक ही करेगा। इन दिस केस द रेमेडी इज विद द बैंक ओनली। मेरा भी यही सजेशन है कि वो बैंक में जाए और अच्छे तरीके से बात करे। इन केस अगर नहीं सुनवाई होती देन फिर वो फर्दर आरबीआई के अंदर भी आई थिंक जा सकते हैं। हाईलाइट ऑन दिस इशू सर बता सकते हैं आपको और बेहतर कुछ। थैंक यू वेरी मच मैम, मेरी तरफ से इतना ही था। क्वेश्चंस सभी बच्चों के हमने क्वेश्चंस लिए हैं। स्टिल अगर मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है पार्टिसिपेंट का, तो वो स्टिल पूछ सकते हैं। अब ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए ओवर टू अशोक शर्मा सर। सर प्लीज। Thank you, Yashpal. And definitely this session was more interactive as compared to the last session. और जो डॉक्टर मोनिका ने बताया कि करोड़पति हम भी बन सकते हैं, तो जो अमिताभ बच्चन का प्रोग्राम है कौन बनेगा करोड़पति, शायद उसकी चमक कुछ फीकी पड़ जाएगी। तो इस बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर के बाद मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि प्रदीप शर्मा जी से अनुरोध करूंगा आज के वेबिनार के विषय में अपने विचार रखें और हमें अनुग्रहित करें। सर प्लीज अनम्यूट कीजिए आप। अब आ रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी प्लीज। हाँ, अभी आजकल के तकनीक के युग में हमारा जितना भी आर्थिक व्यवहार है वो इस तकनीक के ऊपर धीरे धीरे आ रहा है। तो इसमें आसानी भी है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें खतरे भी हैं। जैसे भी मोनिका जी ने बताया ही है कि हमें किस किस प्रकार की सावधानियां या आर्थिक व्यवहार करते वक्त रखनी चाहिए। हम इसके ऊपर अपनी नजर बना के रखेंगे तो हम सब प्रकार का आर्थिक व्यवहार करते हुए भी जिस प्रकार के फ्रॉडुलेशन इस समय चल पड़े हैं उससे अपने आप को बचा सकेंगे। अपने यहाँ वाहन चलते हैं सड़कों पर तो उसके पीछे लिखा रहता है नजर हटी और दुर्घटना घटी। तो अपनी नजर बनी रहे कि हमारे अकाउंट्स के साथ या हमारे कार्ड्स के साथ इस प्रकार का कोई फ्रॉड न हो जाए। तो ये अपने को सावधानी रखना, इसके बारे में मोनिका जी ने बहुत अच्छे तरह से हमें बताया ही है। तो हम इसको अपने जीवन में अपनाएंगे। दूसरा इसमें यह है कि तरह तरह के प्रस्ताव अलग अलग प्रकार के सोशल प्लेटफॉर्म से आते हैं। तो आजकल का युवा, जैसे भी एक प्रश्न भी था कि करोड़पति बनने की चाह रहती है और करोड़पति बनने की चाह भी बिना कुछ किए रहती है, तो उसमें उनके फंसने का खतरा बहुत रहता है। तो इसमें एक बात अपने मस्तिष्क में बिठा कर रखें कि बिना कुछ किए करे हमें कोई पैसा क्यों देगा। ये बात अगर अपने अपने दिमाग में रखी तो फिर हम इस प्रकार के प्रस्तावों से, जो लुभावने प्रस्ताव हमको फंसाने के चक्कर में रहते हैं, तो हम उससे बचकर रह सकते हैं। तीसरा है कि ऋण लेने के बारे में, तो जितनी अपनी आवश्यकता है, आवश्यकता दो प्रकार की रहती है। एक तो अपने उपभोग के लिए हम ऋण लेते हैं, जैसे हमें लैपटॉप लेना है, हमें गाड़ी लेनी है, तो वो उसमें से कोई प्रोडक्शन नहीं होना है, उसमें कोई रिटर्न नहीं आना है, उसमें तो एक्सपेंसेस बढ़ने ही वाले हैं। तो वह आवश्यक हो तो लें। जिस काम के लिए हम ऋण ले रहे हैं उस काम में ही उस ऋण को लगाएं, तो उससे उसमें रिटर्न आएगा, तो हम अपनी रिपे भी अच्छा कर सकेंगे, ठीक समय पे कर सकेंगे। और केवल गुलछर्रे उड़ाने में हमने
के लिए ऋण लिया है तो फिर उसकी तो कोई अंत है नहीं। अंत में फिर जो आजकल जैसा हो रहा है ना कि बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोग जिनको हम बड़ा मानते हैं, आर्थिक रूप से कितने खोखले हैं कि वो आत्महत्याओं के केस आ रहे हैं। वो इसीलिए आ रहे हैं कि वो ऋण तो खूब लेते हैं, लेकिन वो ऋण जहां लगना चाहिए था वहां लगने की बजाय उपभोग में लग रहा है। अपनी अय्यासियां बढ़ रही हैं, अपने जीवन का स्तर सुधारने के चक्कर में रहते हैं, समाज में अपना स्टेटस दिखाने के चक्कर में उसका उपयोग ठीक से नहीं हो रहा है। तो अपने जीवन में हम जिस काम के लिए हमें ऋण की आवश्यकता, ऋण लेना तो बुरी बात नहीं है, लेकिन ऋण लेना जितना अच्छा है, ऋण चुकाना उससे भी ज्यादा अच्छा है। तो जितनी हमारी रिपेइंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही हम ऋण लें। और उसमें सबसे अंत में यह है कि अपना जो आर्थिक व्यवहार है, अपना जो अभी जैसे सेविंग के बारे में बात आ रही है, सेविंग अपने भारतीय लोगों का स्वभाव है कि वो बचत करते ही हैं। अभी एक करोड़पति का विषय आ रहा था तो मेरे ध्यान में उसी वक्त एक बात आ रही थी कि मैडम ने कहा कि भाई हम अपना पैसा कमा रहे हैं, हमारे पास कुछ पैसा है और उसका हम उपभोग भी इस प्रकार से कर रहे हैं, तो फिर करोड़पति कभी नहीं बन सकेंगे। तो करोड़पति बनना है तो फिर उसके लिए कुछ सेविंग चाहिए। जितने भी अपने देश में इस वक्त बड़े घराने हैं या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका अगर हम शुरुआती दौर देखेंगे तो उन्होंने कैसे कठिन समय में से काम शुरू करके आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो वो भी चीजें अपने सामने रहें, हम उपभोग भी करेंगे, अपना जो हमने ऋण लिया है या जो अपने पास पैसा है उसका मौज मस्ती में भी उड़ाएंगे और करोड़पति भी बनेंगे। तो ऐसा तो वो करोड़पति वाली लाट वो केबीसी में चले जाएंगे या कोई लॉटरी निकल जाए तो संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। तो अपना आर्थिक व्यवहार भी हम इस प्रकार से अपना जीवन चर्या बनाएं कि उसमें से अनावश्यक खर्चों को हम कहाँ तक कम कर सकते हैं, कहाँ तक रोक सकते हैं। तो जब इस प्रकार का आर्थिक चर्या अपने जीवन चर्या में शामिल कर लेंगे तो फिर सब चीजें हो सकती हैं और सहज हैं। तो ऐसा सब मानते हुए डॉक्टर मोनिका अग्रवाल जी ने बहुत बहुत उम्दा जानकारियां, सावधानियां जो इस बारे में बताई है आर्थिक व्यवहार के बारे में, उसको हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे साथ इस प्रकार की स्थिति जीवन में नहीं बनेगी, ऐसा मैं मानता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने पूरा जीवन बैंकिंग सर्विस में बिताया है और इस वेबिनार के लिए आपसे उपयुक्त मुख्य अतिथि नहीं हो सकता था। आपने एक शॉर्ट नोटिस पे हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत सही कहा कि अगर हम संयमित आर्थिक व्यवहार अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे तो यकीनन बचत नहीं कर पाएंगे, करोड़पति बनना दूर की बात है। तो युवाओं से यही आह्वान है, युवाओं को यही आह्वान कि आज के वेबिनार की सार्थकता तभी अगर हम वेबिनार लगा रखा, जरूर नहीं कि हम सारी चीजों को अपने जीवन में उतार पाए। अगर इसमें से कुछ चीजें भी अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उतार पाए तो यकीनन हम एक समृद्ध और एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो अब आखिरी चरण की तरफ चलते हैं और मैं यशपाल को इनवाइट करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स प्रस्तुत करें। थैंक यू वेरी मच सर, मेरे को टफेस्ट जॉब देने के लिए एक्चुअली वोट ऑफ थैंक्स इज द टफेस्ट जॉब आई थिंक, जो मैं समझता हूँ। हमने बहुत एंजॉय किया वेबिनार को बड़े अच्छे तरीके से। मोनिका मैडम ने, ये मेरा सेकंड इंटरेक्टिव वेबिनार है जिसमें मैडम एज ए स्पीकर रहे हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बड़े व्यवहारिक तरीके से जो भी बैंकिंग प्रणाली से या फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं बहुत अच्छे तरीके से मैडम ने समझाए हैं। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर मोनिका अग्रवाल जी का, जिन्होंने टाइम निकाल करके हमारे बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में अवेयर करवाया। तो थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। मैं प्रोफेसर अशोक कुमार शर्मा जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा इसमें, इस कड़ी के अंदर,
जिन्होंने अगर मैं स्क्रिप्ट राइटर की बात करूं, अगर पूरी आज अगर हम ये वेबिनार यहाँ ज्वाइन कर पा रहे हैं, हम इस वेबिनार के अंदर अटेंड कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो वो प्रोफेसर अशोक कुमार शर्मा जी की वजह से है। सर ने ही इनिशिएटिव लिया था, जो हमने पहले वेबिनार करवाया था उसका भी, और जो आज वेबिनार करवाया उनका इनिशिएटिव भी सर ने ही लिया था। सो ये पूरा वेबिनार की प्लानिंग अशोक शर्मा सर से ही हुई है। सर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको सभी को बताना चाहूँगा। प्रोफेसर अशोक कुमार शर्मा जी अभी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी मुरथल में प्रोफेसर हैं, और इसके साथ साथ सर बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन भी वहाँ पे उन्होंने होल्ड की हुई है। जैसे सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन लेबोरेटरी के प्रेसिडेंट हैं वो सर यहाँ पे। उसके बाद इंस्टीट्यूट इनोवेटिव काउंसिल टिकरस्ट यूनिवर्सिटी के उनके प्रेसिडेंट हैं। डीन कॉलेजेस हैं सर वहाँ पे, और हेड है सेंटर फॉर रिसर्च इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ इंटरेस्ट की, सर का एक बहुत वाइड रिसर्च इंटरेस्ट रहा है, और प्रेजेंटली प्रोफेसर शर्मा कंडक्टिंग पॉलीमर और कंपोजिट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, स्पेशली नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हम एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस की बात करते हैं, एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस एंड सिमिलरली कि जो नैनो कंपोजिट्स हैं उनको हम कैसे वाटर प्यूरिफिकेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। सो ये भी आज के टाइम में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सोसाइटी को जिसकी रिक्वायरमेंट है उस एक एमर्जिंग फील्ड के ऊपर सर काम कर रहे हैं। सर ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया है पीजी डेजिटेशंस के लिए, एमफिल के लिए और पीएचडी के लिए, और मैं भी उसी में से सौभाग्यशाली एक स्टूडेंट हूँ जो सर के साथ रह चुका हूँ, सर के साथ काम कर चुका हूँ। सो सर का हमेशा से एक अच्छा पर्सनालिटी रही है, और उन्होंने हमेशा एक कोऑपरेटिव बिहेवियर के साथ काम करवाया, चाहे वो अपने स्टूडेंट के साथ हो, और चाहे ये वेबिनार से भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से सर ने सभी को एक उसमें बांध करके फिर इस वेबिनार को ज्वाइन करवाया है। सर साउथ कोरिया में सर ने रिसर्च के लिए एज अ साइंटिस्ट सर का सिलेक्शन हुआ था, और सर ने 1 साल तक साउथ कोरिया में भी रिसर्च वर्क किया है, जहाँ से उन्होंने बहुत अच्छे कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी लिए हैं। अगर मैं उनके रिसर्च प्रोजेक्ट की बात करता हूँ तो प्रेजेंटली सर के पास 3 रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, और 4 रिसर्च प्रोजेक्ट सर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें यूजीसी और डीएसटी के प्रोजेक्ट्स भी हैं। प्रेजेंटली जो उनके पास प्रोजेक्ट हैं वो इंडो आसियन प्रोजेक्ट हैं, और एमएचआरडी और डीएसटी से स्पॉन्सर्ड है वो। सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैं आज इस वेबिनार का संयोजक हूं, और मैं चाहूंगा कि जो हमारे कीनोट स्पीकर हैं और जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनके बारे में बात की जाए। थैंक यू सर। एक्चुअली जब इंट्रोडक्शन की बात आती है तो उसमें एक ब्रीफ, मतलब जब हम बात भी करते हैं तो भी आपका ब्रीफ इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि, और एकेडमिशियंस, एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद रिसर्च, उसके बाद लीडरशिप, जहां भी बात करते हैं वहां पे फिर कम बात नहीं हो सकती सर आपके बारे में, इसलिए आई एम वेरी हैप्पी टू हियर फ्रॉम माय स्टूडेंट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो मैं सर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि सर ने बहुत अच्छे तरीके से हमें इस कड़ी में पिरो करके और इस वेबिनार को आयोजन करने के लिए, सफल आयोजन के लिए अगर मैं बात करूँ तो बहुत सफल आयोजन सर ने करवाया है, तो मैं सर का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ इसके लिए। मैं माननीय प्रदीप शर्मा जी का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर एज ए चीफ गेस्ट हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। तो सर आपको नमन है, और मैं शुक्रगुजार हूँ दिल से कि आपने हमारे बच्चों को और हमें इस चीज के बारे में बताया, क्योंकि आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं सर, बहुत टाइम आपने बैंकिंग सेक्टर में दिया है, बैंकिंग सर्विस में दिया है आपने, और आपके जो एक्सपीरियंस है वो आपने अभी शेयर किया है कि कैसे हम एक पेइंग कैपेसिटी के साथ बैंक से लोन ले सकते हैं। तो एक ये बहुत बड़ी बात होती है, जो एक्सपीरियंस बैंकर्स हैं शायद वही इस टाइप की बात को बता सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से इस बात के बारे में बताया। तो इस वेबिनार के लिए आप एक सुटेबल चीफ गेस्ट भी रहे हैं, और आपने हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट भी किया इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर, तो मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूँ सर। जो मैंने तो सीखा ही है जी।
मैंने भी कुछ ना कुछ सीखा ही है। हमने भी सर बहुत कुछ सीखा है आपसे, जो आपने बताया, अपने आइडिया जो एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, उससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली है सर। तो मैं दिल की गहराइयों से प्रोफेसर हरिदत्त कौशिक जी का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इस वेबिनार में पहुंचकर हमारे इस वेबिनार की जो शोभा है उसको बढ़ाया है और हमारे बच्चों को मोटिवेट किया है कि वो कैसे बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी जो आजकल फ्रॉड चल रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड है, या हम कैसे ऑनलाइन सिक्योरिटी को कर सकते हैं, इसके बारे में हमें बताया है। हरिदत्त कौशिक जी भी CBLU भिवानी के अंदर कार्यरत हैं और उन्होंने HU में अपनी सेवाएं दी हैं, एज ए साइंटिस्ट उन्होंने अपनी HU में सेवाएं दी हैं और अब भी वो मैनकाइंड के लिए सेवाएं दे रहे हैं, जिनका हनीकॉम्ब को लेकर के उनका काम है। तो ये काम, अगर मैं रिसर्च वर्क की बात करूं, तो ये रिसर्च वर्क भी एक मैनकाइंड के लिए बहुत अच्छा है आज के टाइम में। तो एंड लास्ट नोट द लिस्ट, आई एम थैंकफुल टू ऑल द स्टूडेंट, ऑल द पार्टिसिपेंट, जिन्होंने एंथुसियास्टिकली इस प्रोग्राम को अटेंड किया है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हैं। अगर जो लैक हम कर रहे थे पीछे वेबिनार के अंदर, वो कमी शायद इस वाले वेबिनार के अंदर हमने पूरी कर ली है, तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू शर्मा सर। धन्यवाद जी का सभी सभी प्रतिभागियों का मैं धन्यवाद करता हूं। और एक डॉक्टर मोनिका की तरफ से यशपाल एक वो फीडबैक फॉर्म जो इन्होंने मांगे थे पिछले वेबिनार के, वो उनके पास नहीं गए हैं, तो सर फीडबैक आई थिंक हाँ रिसीव हो गए होंगे, आई थिंक मैंने भेज दिया था। अच्छा, कोई बात नहीं, मेरे पास कॉपी है, मैं एक और कॉपी सेंड कर दूंगा इन केस नहीं गया होगा ना। क्या था तो आई हैव गॉट इट। ओके। तो आज के फीडबैक फॉर्म भी आप जो भी फीडबैक स्टूडेंट्स के हैं इस प्रोग्राम के बारे में, वो प्लीज इनको उपलब्ध करा दें। ठीक है सर, मैं भेज दूंगा। और ये कोविड में मैं कहूँगा कि पॉजिटिविटी, नॉट कोविड टेस्ट पॉजिटिव, दूसरी जो पॉजिटिविटी मैं फील करता हूँ कि हम कितने दूर से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और पूरे हरियाणा से लगभग हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, मुरथल, चंडीगढ़, देखिए पूरा हरियाणा हमने कवर किया, जो शायद हम फिजिकल वेबिनार अगर हम करते तो शायद वो संभव ना हो पाता। और इस पीरियड में इतने अच्छे अच्छे लेक्चर्स और इतने अच्छे रिसोर्स पर्सन, क्योंकि कंफर्ट ऑफ द हाउस से आप बैठ के बात कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स को भी बहुत ज्ञानवर्धन मिलता है। और हम चाहेंगे कि इस पॉजिटिविटी के साथ हम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करते रहें, कुछ नया करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद धन्यवाद। क्या चल रहा है ये?